जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है फोरियर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव। सो आपका ट्रायंगुलर वेव आपकी होती क्या है? तो आपका ट्रायंगुलर वेव नाम से दिख रही है जो ट्रायंगल की जैसी दिखेगी। और हम ये देख ही चुके हैं कि आपका फोरियर एनालिसिस का यूज हम किसके लिए करते हैं? फोरियर एनालिसिस का हम यूज करते हैं आपका ऐसे वेव फंक्शन जो कि आपके क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो आपका ट्रायंगुलर वेव भी क्या होगी? पीरियोडिक वेव होगी। तो जैसे कि हमने बनाया ये आपकी ट्रायंगुलर वेव हो गई। तो ये इस टाइम पीरियड के बाद क्या हो रही है, फिर से अपनी चीज को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालना चाहूँ इस ट्रायंगुलर वेव की, तो कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, यहाँ से यहाँ तक का आपका एक टाइम पीरियड है, तो यहाँ से ये वाला कितना हो जाएगा आपका, t/2 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो कितना है, a है, तो मैं पहले फर्स्ट हाफ के लिए ये फिगर बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट हाफ माने कि ये वाला जो पार्ट है, पहले इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया आपका, एक आपका ये लाइन खींची। ये किसके लिए है आपका, इस टाइम पर इसकी पोजीशन y, जैसा कि हमने आपका इससे प्रीवियस वाला वीडियो में सॉटूथ वेव के लिए किया था, ठीक वही काम हम कर रहे हैं। और ये जो टाइम है यहाँ पर t है। तो क्या किया था उस टाइम हमने, जैसे ये मान लिया a b c d और लेट्स से e। तो ये आपका क्या है, a b c, जो ये आपका a b और d है, a b d एंड आपका इसका नाम हमने नहीं लिखा ना, इसका नाम हम लिख देते हैं आपका ई बी सी। ई बी सी जो है आपका, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलियर ट्रायंगल है। और सिमिलियर ट्रायंगल अगर आपके पास होते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है सिमिलियर ट्रायंगल्स की? ए बी अपॉन ई बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन ई सी। ठीक है ना, इतना हमें समझ में आया। अब जो ये देखो, ए बी और ई बी को तो हम अभी छोड़ देते हैं, हम देखते हैं बी डी और ई बी सी की वैल्यू कितनी है। देखो बी डी कितना है आपका, बी डी की वैल्यू है आपकी t/2 अपॉन बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो टाइम, टी टाइम लगा, टी हो गया, इक्वल टू ए डी अपॉन ई सी। सो ए डी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए डी माने कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए हो गया। ई सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये वैल्यू, इसको हमने y लिखा है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2at/t आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपका इक्वेशन है, कहां से कहां तक की इक्वेशन है, व्हेन टाइम इज फ्रॉम 0 टू t/2। ओके, सो अगर ऐसे ही मैं इसी मेथड का यूज करके दूसरी वाली पोजीशन के लिए भी इक्वेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब कि इस वाले साइड के लिए भी हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो वो इक्वेशन आपकी कितनी निकल के आएगी फाइनल, वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। ठीक, ये मेथड आपको लगानी है। तो उसके लिए निकल आएगी y इक्वल टू 2at-t/t फॉर t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/2 टू t। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी है यहाँ पर, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि ये ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलियर है। सिमिलियरिटी की प्रॉपर्टी हमें लगानी है। तो हमें ये वेव फंक्शन आपका, जो भी आप वेव कैसे वेरी करती है उसकी फंक्शनल फॉर्म मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे पास दो फॉर्म है, एक है y इक्वल टू 2at/t, ये है आपका t इक्वल टू 0 टू t/2 के लिए, और y इक्वल टू 2at-t/t, ये किसके लिए है आपका, t/2 टू t के लिए। ठीक हो गया ना। अब हमें करना क्या था, इसका फोरियर एनालिसिस करना था। तो देखो फोरियर एनालिसिस बहुत इजी है आपका, कैसे करेंगे हम, देखो फोरियर एनालिसिस में फोरियर उसकी वैल्यू आपको बताइए सीरीज की, y इक्वल टू कितना होता है, ए नॉट प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा t t प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin n ओमेगा t। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना होता है, ए नॉट निकालना होता है, ए एन और बी एन निकालना होता है। तो ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/t 0 टू t y dt होती थी। तो यहाँ पर फंक्शन आपका 0 से t/2 तक अलग है, और आपका t/2 से t तक क्या है, अलग है। तो इसका वो हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो ये हो जाएगा आपका ए नॉट इक्वल टू 1/t, लिमिट को हमने डिवाइड कर दिया, t/2 कर दिया y dt, एंड क्या कर दिया 1/t 0 टू आपका, सॉरी यहाँ t/2 टू t हो जाएगा y dt। अब y की हमें वैल्यू रख लेनी है। तो क्या हो जाएगा देखो 1/t 0 टू t/2, y की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, y की जगह फर्स्ट हाफ के लिए वैल्यू है 2at/t, तो लिखेंगे 2at/t dt
प्लस 1/t 0 टू t एंड y की वैल्यू इस केस में कितनी है आपकी 2at माइनस t बाई टी। सो 2at माइनस t बाई टी dt। तो अब देखो क्या है आपका 1/t, इसमें 2a/t कॉमन है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। t का हमने अगर इंटीग्रेशन किया तो t² 2 हो जाएगा विथ लिमिट कितना 0 टू t बाई 2 प्लस 1/t 2a/t जो का कांस्टेंट है। और यहाँ पर अगर हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका कर दिया तो इसका आ जाएगा टी माइनस t² 2। सिंपल आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी देखो 2a/t² और ये हो जाएगा आपका t², एक 2 पहले से था और t/2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो t/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2a/t² और ये हो जाएगा आपका t² माइनस t²/2 माइनस t²/2 प्लस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर t²/8 हो जाएगा आई थिंक ना 2 यस t²/8। तो ये कितना हो जाएगा देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बना आपका और t² से t कैंसिल हुआ, t² से t² कैंसिल हुआ तो कितना हुआ आपका a/4 हो गया प्लस यहाँ देखो सब में t² तो t² सब में कैंसिल हो गया, ठीक है सबका t² कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चा आपका 2a और यहाँ बचा आपका 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड प्लस 1/8, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा देखो 8 इनका एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 1 तो जाएगा आपका 1/8 दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका a/4 प्लस 2a/8 दैट मीन्स a/4 प्लस a/4 इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो a0 निकाला था वो a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा कैलकुलेट करने का an की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो an हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो an का फॉर्मूला आपको पता ही होगा an इक्वल टू होता है 2/t 0 टू t y dt और इसमें cos n ओमेगा t भी आपका मल्टीप्लाई होता है। तो कितना हो जाएगा देखो 2/t आपको बताइए फंक्शन दो भागों में आप तोड़ करके इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक तो 0 से t/2 तक और दूसरा t/2 से आपका t तक। तो y का फंक्शन की वैल्यू हमें रखनी है, y की वैल्यू कितनी है आपकी तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं t/2 y की फर्स्ट केस में थी 2at/t cos n ओमेगा t dt प्लस आपका हो जाएगा t/2 टू t एंड यहाँ पर हो जाएगा 2at माइनस t/t इंटू cos n ओमेगा t dt। तो ये आपकी वैल्यू है। तो हमें क्या करना होता है सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है बट इंटीग्रेशन इजी तो है लेकिन लंबा बहुत है। इससे प्रीवियस वाले में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यहाँ पर यूज करना है। मैं जनरल आपको आइडिया बता दूंगा इसका, बाकी इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 2/t एंड 2a/t ये कांस्टेंट है, अंदर जाएगा 0 टू t/2 t cos n ओमेगा t dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, ये आप लोग खुद करेंगे लेकिन इसको क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे क्या सेकंड फंक्शन और सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम यूज करेंगे, यहां से एक आंसर निकल के आएगा। सिमिलरली ये देखो 2a/t कांस्टेंट है, अंदर बच्चा t माइनस t cos n ओमेगा t, बस इसका इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन तो सिंपल ही cos n ओमेगा t का कितना हो जाएगा sin n ओमेगा t और दूसरा वाला फंक्शन फिर से वैसे आ जाएगा t cos n ओमेगा t बट लिमिट का डिफरेंस है यहाँ पर, एक t/2 से क्या है आपका t तक लिमिट है। तो बस इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत लंबा है इसलिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा। तो वो आएगा आपका an इक्वल टू 4a/t², देखो यहाँ से भी दिख रहा है आपको 4a/t² ऐसे आएगा, अंदर बचेगा आपका 2n² ओमेगा स्क्वायर cos n pi माइनस 1। इसको सॉल्व किया है हमने तो इतना आंसर आएगा, आप इसको करेंगे तो आपका भी इतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें देखो जो cos n pi है, ये cos n pi की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, तो cos n pi की वैल्यू कभी प्लस होती है कभी +1 होती है कभी -1 होती है। तो +1 के केस में क्या होगा आपका
+1 अगर आ जाएगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर -1 आएगा तो -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें समझ में आ गया कि +1 तब होता है जब आपका n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू आपकी इवन होती है, तो आपका +1 होता है। इसका ग्राफ से भी आप जानते हैं, ये अगर ग्राफ बनाएंगे आप इसका तो आपको पता चलेगा 2 पाई पर, 4 पाई पर, इन सब की वैल्यू पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो n इवन है तो 1 है, और n ऑड है तो कितना है आपका, -1 है। तो इवन के लिए an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बट ऑड के लिए वैल्यू निकल जाएगी, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑड के लिए क्या हो जाएगा, an हो जाएगा इक्वल टू 4a अपॉन टी स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा आपका 2, इसको देखते हैं, 2n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ये हो जाएगा आपका 4a0 बाई टी स्क्वायर 2n स्क्वायर, ओमेगा को खोलेंगे तो 2 पाई का स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा -2। ठीक हो गया। तो देखो इस 2 से उसका स्क्वायर होगा तो ये कट जाएंगे, आपके टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल -4a इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर, इतना हमें बचेगा। तो इसके लिए है आपका n की वैल्यू ऑड, तभी आंसर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपका bn की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो bn कितना होगा आपका, bn का फॉर्मूला भी आपको बताइए। bn का फॉर्मूला क्या होता है, 2/t 0 to t y sin n ओमेगा t dt। तो वही जो हमने काम वहां किया था वही काम हमें यहाँ करना है। 2/t 0 to t by 2, y की वैल्यू 2at अपॉन t sin n ओमेगा t dt प्लस t by 2 to t 2at minus t by t into cos n sin n ओमेगा t sin n ओमेगा t dt। सेम प्रोसीजर, वही इंटीग्रेशन जैसा हमने वहां बताया था, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कैसे हम यूज करते हैं, ठीक वही आपको यहाँ करना है। ये कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करो, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करो। इसका फाइनल आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे, आंसर कितना आएगा, bn की वैल्यू आएगी 0। तो इसका मतलब इसमें साइन वाले कोई भी टर्म नहीं है, तो हम कॉस वाले टर्म का ही यूज करके पूरी फोरियर सीरीज की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होता है फोरियर सीरीज का, y इक्वल टू a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an cos n ओमेगा t प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n ओमेगा t। अब क्योंकि bn के सभी टर्म्स कितने हैं, 0, तो ये तो होगा ही नहीं, और इसमें भी इवन वाले टर्म्स 0 हैं बट ऑड वाले प्रेजेंट हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, a0 की वैल्यू हमें पता है a/2 आई थी, सो a/2 प्लस इसमें हमने अभी आपसे क्या कहा, इसमें जो आपके इवन वाले टर्म्स हैं वो नहीं है, केवल ऑड टर्म्स हैं, तो कितना हो जाएगा a1 cos ओमेगा t प्लस a3 cos ओमेगा 3t प्लस a5 cos 5 ओमेगा t, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो a/2, अब a1 a2 इनकी वैल्यू रख लीजिए, a1 a3 की, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर अगर n की जगह 1 रखा तो a1 की वैल्यू -4a अपॉन पाई स्क्वायर, n की जगह 2 रख दीजिए तो -4a अपॉन पाई स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, देखो a1 की जगह लिख सकते हैं -4a अपॉन पाई स्क्वायर, पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए कितना, सॉरी यहाँ पर cos ओमेगा t भी आएगा, इसको लिख लेते हैं cos ओमेगा t प्लस आपका 1 बाई, देखो n स्क्वायर था ना तो यहाँ पर जाएगा 4, सॉरी n इवन रख नहीं सकते हैं तो क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर n की वैल्यू ऑड रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट ऑड रखने का मतलब है a3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, n cos 3 ओमेगा t। सिमिलरली अगला करना है तो 5 रखना पड़ेगा, तो 1/25 cos 5 ओमेगा t। सिमिलरली यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। तो ये जो आपकी आई है इसको हम कहते हैं फोरियर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव। तो फोरियर एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव में साइन का कोई टर्म नहीं आता है, केवल कॉस वाले ही टर्म्स आते हैं। जैसे आर टू ऑल।